हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अन्वेषण विधि के जनक निम्नलिखित में से कौन है? अन्वेषण विधि के जनक निम्नलिखित में से कौन है? जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की, जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर बीएफ स्किनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिक्षण में परिचर्चा विधि के माध्यम से बच्चे के मध्य किसका समाधान करने की चुनौती प्रस्तुत की जाती है? गृह कार्य, समस्या समाधान, अनुशासनहीनता या फिर खेलकूद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किस सदी में के अंत में हुई थी? प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत किस सदी के अंत में हुई थी? 15वीं सदी के अंत में, 17वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में या फिर 21वीं सदी के अंत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं सदी के अंत में। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को समस्या समाधानकर्ता के रूप में निखारने के लिए किस प्रकार के अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? काल्पनिक अनुमान, रूढ़िवादी अनुमान, साजानुभूत अनुमान या फिर अंधविश्वास आधारित अनुमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूत अनुमान, सहानुभूत अनुमान। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार और पड़ोस को किस श्रेणी में विभाजित किया जाता है? समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार और पड़ोस को किस श्रेणी में विभाजित किया जाता है? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, निष्क्रिय समाजीकरण या फिर आनुवंशिक समाजीकरण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक समाजीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समाजीकरण की प्रक्रिया में कॉलेज, विश्वविद्यालय और मीडिया आदि किसकी भूमिका में प्रबल होते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में कॉलेज, विश्वविद्यालय, मीडिया आदि किसकी भूमिका में प्रबल हो जाते हैं? प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, जैविक समाजीकरण या फिर आनुवंशिक समाजीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। किस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और सीखी गई आदतों व व्यवहार समानता अस्थायी होते हैं? शैशवावस्था, बाल अवस्था, वृद्धावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो 7वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, बाल अवस्था। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। मानव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसका परिणाम है? मानव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मिले जुले रूप का या फिर केवल आर्थिक कारकों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक एवं पर्यावरण के मिले जुले रूपों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों के मध्य लिंग रूढ़ियों को कम करने के लिए एनसीएफ 2005 का कितने पृष्ठों का एक दस्तावेज तैयार किया गया है? बच्चों के मध्य लिंग रूढ़ियों को कम करने के लिए एनसीएफ 2005 का कितने पृष्ठों का एक दस्तावेज तैयार किया गया है? 50 पृष्ठों का, 100 पृष्ठों का, 124 पृष्ठों का या फिर 200 पृष्ठों का? तो 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 124 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया गया है। अगला प्रश्न। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है? समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद, केवल शारीरिक परिपक्वता, पुरस्कार एवं दंड या फिर रटने की क्षमता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद। चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, भाषा में विकास की पूर्ण अवस्था किस काल को कहा जाता है जिसमें चिंतन और सृजनात्मकता का विकास होता है? शैशवावस्था, मध्य बालावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य बालावस्था। ऑप्शन नंबर बी, मध्य बालावस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? संवेग सिद्धांत, वृद्धि सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत या फिर भाषा सिद्धांत। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी। चलिए 13वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, कोहलबर्ग ने अपने संपूर्ण नैतिक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? कोहलबर्ग ने अपने संपूर्ण नैतिक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? 3 अवस्था में, 4 अवस्थाओं में, 6 अवस्थाओं में या फिर 8 अवस्थाओं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अवस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी, 6 अवस्थाओं में कोहलबर्ग ने अपने संपूर्ण नैतिक विकास के सिद्धांतों को विभाजित किया है। चलिए 14वें नंबर प्रश्न की ओर। मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान मानसिक संरचना को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान मानसिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? संवेग, पाड़, उद्दीपक या फिर स्कीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कीमा। ऑप्शन नंबर डी, स्कीमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित करने में पियाजे के अनुसार कौन सी 2 प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं? रोना एवं हंसना, लिखना और पढ़ना, सोचना और भूलना या फिर आत्मसात्मीकरण और समायोजन। तो 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मसात्करण और समायोजन। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की ओर। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना क्या कहलाता है? एक बच्चे को संकेत देना और तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना क्या कहलाता है? स्कीमा, आत्मसात्करण, आनुवंशिकता या फिर पाड़ या ढांचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाड़। इसे पाड़ कहा जाता है यानी स्कैफोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 साल तक या फिर 12 साल से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 12 वर्ष तक, 7 से 12 साल तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में कौन सा संप्रत्यय विकसित होता है? जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में कौन सा संप्रत्यय विकसित होता है? संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, केवल संरक्षण, केवल संबंध या फिर उपयुक्त सभी। तो 18वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? बच्चों को पास या फेल का लेबल लगाना, बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, बच्चों को श्रेणी या रैंक देना या फिर बच्चों को गृह कार्य के बोझ से दबाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, मनोवैज्ञानिक थ्रस्टन के अनुसार कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है? मनोवैज्ञानिक थ्रस्टन के अनुसार कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है?
5 मानसिक योग्यताएं, 7 मानसिक योग्यताएं, 9 मानसिक योग्यताएं या फिर 12 मानसिक योग्यताएं। तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 7 मानसिक योग्यताएं द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अधिकतर आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि का स्वरूप कैसा माना गया है? एकांकी, सीमित, अस्थिर या फिर बहुआयामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बहुआयामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। सृजनात्मकता मुख्य रूप से व्यक्ति की कौन सी योग्यता है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से व्यक्ति की कौन सी योग्यता है? पुरानी बातों को रटने की, दूसरे की हूबहू नकल करने की, कार्य को अधूरा छोड़ देने की या फिर किसी नए योग्यता तथा तथ्य का सृजन करने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किसी नई योग्यता तथा तथ्य को सृजन करने की। चलिए 23वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में उल्लिखित समावेशी शिक्षा किस परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? व्यवसायिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या फिर रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य। तो 23वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता या वैफल्य है? डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता है? चलने की अक्षमता, पैठन वैकल्य यानी पढ़ने व शब्दों को पहचानने में कठिनाई, सुनने की अक्षमता, गणना करने की अक्षमता। तो 24वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने व शब्दों को पहचानने में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध होता है? संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध होता है? ये दोनों एक दूसरे के पूरी तरह स्वतंत्र हैं, ये दोनों एक दूसरे से सन्निहित हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, या फिर संज्ञान संवेग को पूरी तरह समाप्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों एक दूसरे को सन्निहित हैं। यह दोनों एक दूसरे में सन्निहित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? यंत्रवत रटने पर, अवबोधन की प्रक्रिया पर, पुरस्कार प्राप्त करने पर या फिर केवल अनुकरण करने पर। तो 26वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय शिक्षावादी गिजुभाई बधिका की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में कैसी भूमिका मानी गई है? समान भूमिका, विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका, कोई भूमिका नहीं या फिर नकारात्मक भूमिका। तो 27वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया कैसी होती है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया कैसी होती है? निष्क्रिय प्रक्रिया, प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष, सक्रिय प्रक्रिया या फिर केवल शिक्षकों पर आश्रित। तो 28वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। कक्षा में अवधारणात्मक सोच को विकसित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? एक कक्षा में अवधारणात्मक सोच को विकसित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? बच्चों को शारीरिक दंड देना, केवल पाठ्य पुस्तक को रटवाना, परीक्षाओं का अत्यंत डर दिखाना या फिर स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण का इस्तेमाल करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण का इस्तेमाल करना। चलिए 30वें नंबर प्रश्न की ओर। शैशवावस्था में बच्चों का शरीर विकास और वृद्धि किस गति से घटित होती है? शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास और वृद्धि की गति कैसे घटित होती है? बहुत धीमी गति से, बिल्कुल रुक जाती है, केवल वयस्क होने पर शुरू होती है या फिर तीव्र गति से होती है?
तो 30वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र गति से विकास होती है। शैशवावस्था में बच्चों के शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।